दिन मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा उसी दिन मैं अपना बैग पैक करूंगा और चला जाऊंगा। जब हम रतन टाटा का नाम सुनते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति का चेहरा नहीं बल्कि एक सपना दिखाई देता है। एक सपना जो भारत को आगे बढ़ाने का था। रतन टाटा एक ऐसा नाम जिसे सिर्फ बिजनेस की सफलता से नहीं बल्कि इंसानियत और सेवा भावना से जाने जाते हैं। दुख की बात यह है कि 9 अक्टूबर 2024 को उनका निधन हो गया। उम्र संबंधी परेशानियों की वजह से उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। साल 2000 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा नैनो कार से लेकर जगुआर तक लिए निर्णयों ने लोगों का नजरिया बदला। उन्होंने एक छोटी सी फैमिली बिजनेस को दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप में से एक बनाया और कभी अपने सिद्धांतों का समर्पण नहीं किया। तो आज हम देखेंगे कैसे रतन टाटा की ये सफर शुरू हुई, कैसे उन्होंने हर मुश्किल को अपनी ताकत बनाया और कैसे बन गए उनकी लेगेसी के असली दीवार। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे। जय हिंद दोस्तों। रतन टाटा की इस अनोखी सफर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके परिवार की सदस्यों को समझना पड़ेगा। टाटा समूह की कहानी एक ऐसी विशारद है जो जमशेदजी टाटा से शुरू हुई। जमशेदजी ने टाटा ग्रुप की स्थापना की और उनका विवाह हीराबाई डब्बू से हुआ। उनके 2 बेटे थे, दराबाजी टाटा और रतनजी टाटा। दराबाजी टाटा जो उनके बड़े बेटे थे, टाटा ग्रुप के दूसरे चेयरमैन बने। दराबाजी की पत्नी मेहरबाई टाटा एक प्रभावशाली महिला थी और उनकी रिश्तेदारी भारत के प्रसिद्ध परमाणु साइंटिस्ट होमी भाभा से थी। रतनजी टाटा जो जमशेदजी के छोटे बेटे थे, वो समाज सेवा में रुचि रखते थे और उन्होंने गरीबी अध्ययन के अग्रदूत थे। उनका विवाह नवाजभाई टाटा से हुआ था। नवाजभाई ने नोबेल नामक एक अनाथ बच्चे को गोद लिया जो उनके रिश्तेदारों का ही बच्चा था। नोबेल टाटा जो नवाजभाई के दत्तक पुत्र थे, वो कोई टाटा कंपनियों में महत्वपूर्ण पद पर रहे। नोबेल टाटा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और उनकी 2 विवाहों से 3 बेटे हुए, जिनमें से रतन टाटा, जिमी टाटा और नोबेल टाटा थे। रतन टाटा बाद में टाटा ग्रुप्स के 5वें चेयरमैन बने और आज वे एक प्रेरणास्रोत के रूप में माने जाते हैं। रतन जी दादाभाई टाटा का भी टाटा ग्रुप में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके बेटे JRD टाटा ने टाटा ग्रुप के 4थे चेयरमैन बने और टाटा एयरलाइंस, जिसे आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ, जो नोबेल टाटा और सुनी कमिश्नरेट के बेटे थे। जब रतन टाटा 2 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद उन्हें उनकी दादी नवाजभाई टाटा ने JN पेटेड पारसी अनाथालय से उन्हें गोद लिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल में की और फिर USA के कर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की। एक आमंत्रण के बावजूद उन्होंने एक आराम भरी जिंदगी जीने के बजाय भारत वापस आने का फैसला किया। ये फैसला आसान नहीं था, पर रतन टाटा के अंदर कुछ और ही सोच थी, एक सपना जो उन्होंने देख रखा था। 1961 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने अपना करियर किसी पोस्ट ऑफिस से नहीं बल्कि टाटा स्टील के जमाडोबा जमशेदपुर प्लांट के सब फ्लोर से शुरू किया, जहां उन्होंने लोगों के साथ काम किया, समझा कि एक फैक्ट्री के मजदूर का जीवन कैसा होता है। उनके विजन और इनोवेटिव सोच के बावजूद उन्हें कोई चैलेंज का सामना करना पड़ा। काफी लोगों को उन पे भरोसा नहीं था और रतन टाटा ने अपने विजन को कभी नहीं छोड़ा। ये वही वक्त था जब रतन टाटा ने एक नई सोच से अपना सफर का आगाज किया। 1991 में जब JRD टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनाया। सबसे बड़ा फैसला टाटा मोटर्स का इंडिका लॉन्च। ऐसा प्रोडक्ट जो पूरे भारत का अपना था, पर मार्केट ने इसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन रतन टाटा ने हिम्मत नहीं हारी। क्या आप जानते हैं इंडिका के फेलियर के बाद रतन टाटा ने कैसे गेम पलट दिया? इसके पीछे एक संघर्ष से भरी कहानी है। 1990 के दौरान रतन टाटा ने अपनी एक ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया, इंडिया की अपनी पहली इंडिजियस कार टाटा इंडिका। उनका विजन था कि एक ऐसी कार बनाई जाए जो इंडियन कस्टमर के लिए सस्ती भी हो और स्पेसिफिक भी, और जो डीजल इंजन पर चले ताकि लॉन्ग टर्म फ्यूल कॉस्ट भी कम हो। लेकिन जब 1998 में टाटा इंडिका मार्केट में आई तो इसके फीडबैक डिसअपॉइंटिंग थी। कार की बिल्ड क्वालिटी, माइलेज और परफॉर्मेंस पे सवाल उठाए गए। मीडिया और कॉम्पिटिटर्स ने टाटा मोटर्स का मजाक बनाया और बोर्ड मेंबर्स ने प्रोजेक्ट बंद करने की सलाह दी, क्योंकि कंपनी को इससे काफी नुकसान हो रहा था। इस वक्त रतन टाटा पर बहुत बड़ा प्रेशर था। उनके आसपास लोग कह रहे थे कि उन्हें कार डिवीजन को बंद कर देना चाहिए, लेकिन उनका विजन और जुनून अलग था। उन्होंने डिसीजन लिया कि वो इंडिका को सक्सेसफुल बनाकर ही रहेंगे।
उन्होंने अपने इंजीनियर्स और डिजाइनर्स के साथ मिलकर इंडिका में कई सारे टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स किए और कार की क्वालिटी और परफॉर्मेंस पर काम किया। धीरे धीरे कस्टमर फीडबैक बदला और कार की डिमांड भी बढ़ने लगी। थोड़े ही वक्त में टाटा इंडिका ने अपनी पहचान बनाई और टाटा मोटर्स का नाम इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नया मुकाम पर पहुंच गया। ये वही इंडिका थी जिसने टाटा मोटर्स को आगे चलकर इंटरनेशनल लेवल पर भी इस्टेब्लिश किया और ये एक मिशन बन गई जिसमें रतन टाटा ने इंडिया के लिए एक नई लेगेसी छोड़ दी। इंडिका का सफल होने के बाद उन्होंने कई सारे बड़े डिसीजन लिए, जिनमें से टाटा टी को टेटली, टाटा स्टील को कोरस और टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर जैसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड को अपने अंदर शामिल किया। रतन टाटा के डिसीजन ने सिर्फ बिजनेस को नहीं बदला बल्कि देश को नई हाइट पर पहुंचाया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत की कंपनियों दुनिया में टॉप पर पहुंच सकती है। 75 साल की आयु पूरी होने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया और साइरस मिस्ट्री को टाटा ग्रुप का चेयरमैन नामित किया गया। हालांकि निर्देशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को ग्रुप का अंतरिम चेयरमैन बनाया गया। यहाँ पर सवाल उठता है कि टाटा ग्रुप के अगला चेयरमैन कौन बना। 2017 में रतन टाटा के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए रतन टाटा, टीवीएस ग्रुप के प्रमुख वेणु श्रीनिवासन, बेन कैपिटल के अमित चंद्रा, हार्वर्ड डिप्लोमा रोनेन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य की एक चयन समिति गठित की गई थी। समिति ने 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखर को टाटा ग्रुप का अगला चेयरमैन नामित किया। क्या आप जानते हैं रतन टाटा ने अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा परोपकार को डेडिकेट करता है। उनका योगदान शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में भी अमूल्य है। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में भारतीय विद्यार्थियों के लिए $28 मिलियन का स्कॉलरशिप फंड शुरू किया, जो हर साल 20 छात्रों को मदद करता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक एग्जीक्यूटिव सेंटर बनाने के लिए टाटा ग्रुप्स ने $50 मिलियन का दान दिया और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में ऑटोमोबाइल व्हीकल और कॉग्निटिव सिस्टम पर रिसर्च के लिए टाटा सीएस ने $35 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया। आईआईटी बॉम्बे में टेक्नोलॉजी और डिजाइन के टाटा सेंटर का निर्माण और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अल्जाइमर रोग की रिसर्च के लिए 750 मिलियन रुपए का फंड उनकी समाज सेवा के प्रति अर्पण का प्रमाण है। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि रतन टाटा ने आखिर शादी क्यों नहीं की, जबकि वो 4 बार शादी करने के लिए गंभीर थे। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह के बारे में। रतन टाटा ने 2011 में अपनी इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें प्यार हुआ था, लेकिन वो अपनी प्यार को शादी के अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। उन्होंने कहा था कि शादी ना करने का फैसला उनके लिए ठीक साबित हुआ, क्योंकि अगर उन्हें शादी कर ली होती तो स्थिति काफी जटिल होती। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप पूछे कि क्या मैं कभी दिल लग गया था, तो आपको बता दूं कि मैं 4 बार शादी करने के लिए गंभीर हुआ और हर बार किसी न किसी डर से मैं पीछे हट गया। अपने प्यार के दिनों के बारे में टाटा ने कहा कि जब मैं अमेरिका की लॉस एंजलिस में काम कर रहा था तो शायद मैं प्यार को लेकर सबसे ज्यादा सीरियस हो गया था और हम केवल इसलिए शादी नहीं कर सके क्योंकि मैं वापस भारत आ गया। जब अमेरिका के लॉस एंजलिस में काम करते समय रतन टाटा को एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन वो उस लड़की से शादी करने वाले थे, तभी अचानक उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को ये लगा था कि जिस महिला को वो प्यार करते हैं वो भी उनके साथ भारत भी आ जाएगी। रतन टाटा के मुताबिक 1962 की भारत चीन युद्ध के चलते उनके माता पिता ने उसे भारत जाने की अनुमति नहीं दी और इस तरह रतन टाटा जीवन भर में कभी शादी नहीं किया। रतन टाटा के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि सपने तभी सच होता है जब उन्हें पूरा करने की हिम्मत और डिटर्मिनेशन हो। अगर मंजिल मुश्किल हो तो भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि सपने उनके पूरे होते हैं जो उनके लिए लड़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी उनकी जीवन की कहानी। क्या आप उनके जीवन से इंस्पायर हुए? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। और रतन टाटा की तरह एक और विजनरी लीडर के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं और एक बेहतरीन इंस्पायर बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए अपने सपने को पूरा करने की हिम्मत रखो। जय हिंद।